हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी कहानी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा बेंजुलियो कहता है, इतना तो मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नफरत करते हो, मगर नफरत क्यों करते हो वो जानना चाहता हूँ। वांग जी कहता है, जानना चाहते हो मैं तुमसे नफरत क्यों करता हूँ। बेंजुलियो कहता है, ऑफ कोर्स। अब आगे, अब तुम्हारे मरने से पहले मेरा इतना हक तो बनता है कि मैं ये तो जानूँ कि तुम मुझसे इतनी नफरत किस बात से करते हो। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। जहाँ वांग जी कहता है, बिगाड़ा, और एक स्मक करते हुए कहता है, तुमने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, वो भी आज से नहीं बल्कि 20 साल पहले से। बेंजुलियो कहता है, क्या मतलब। जहाँ वांग जी कहता है, हाँ, तुमने मेरे डैड को मारकर मुझे बचपन में ही मेरे डैड के प्यार से दूर कर दिया, याद है तुम्हें। बेंजुलियो कहता है, क्या मैंने तुम्हारे डैड को मारा है। वांग जी कहता है, याद करो। वांग जी कहता है, हाँ याद करो, क्या तुमने लैन कुरेन को नहीं मारा। लैन कुरेन का नाम सुनकर बेंजुलियो कहता है, क्या लैन कुरेन तुम्हारे डैड थे। वांग जी कहता है, हाँ, लैन कुरेन मेरे डैड थे और तुमने उन्हें मारकर मेरे सर से डैड का साया छीन लिया। जो सुनकर बेंजुलियो तो एकदम शौक, और वो कहता है, नहीं, मैंने लैन कुरेन को नहीं मारा। इनफैक्ट वो तो हमारा बॉस था। हाँ, वो हमारा बॉस था और हम माफिया है। हम सब काम लैन कुरेन के कहने पर ही करते थे। जो सुनकर वांग जी कहता है, क्या तुम झूठ कह रहे हो। मेरे डैड तो एक सीधे साधे बिजनेसमैन थे। बेंजुलियो कहता है, नहीं, तुम्हारे डैड माफिया वर्ल्ड के डॉन थे और ये बिजनेस वगैरह तो हम माफिया अपनी छवि को क्लीन रखने को करते हैं। और तुम्हारे डैड भी दुनिया के नज़र में एक बिजनेसमैन थे, मगर वो जुर्म के बेताज बादशाह थे। और हाँ, तुमसे ये किसने कहा कि मैंने तुम्हारे डैड को मारा है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। मैंने तुम्हारे डैड को नहीं मारा, पर इसका मतलब ये नहीं कि अब मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, क्योंकि सज़ा तो तुम्हें अभी भी मिलेगी, क्योंकि तुमने मेरे बेटे को हाथ लगाया, वो भी इस ओमेगा के लिए। अब तुम दोनों यहाँ घुट घुट के मरो। इतना कहकर वो और उसके आदमी वहाँ से चले जाते हैं। इधर वांग जी विंग की तरफ देख रहा था, जिधर उस ग्लास में पानी विंग के कमर तक भर गया था। वांग जी विंग को देखकर खूब चीखता है, चिल्लाता है, मगर अफसोस वांग जी इस समय कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वो अपने आप को बहुत असहाय महसूस कर रहा था। उसके सर से, उसके हाथों से ब्लड निकल रहा था। विंग भी वांग जी को देखकर चीख रहा था, चिल्ला रहा था। धीरे धीरे वो ग्लास टैंक विंग के मुंह तक भर गया था और विंग अब खुद को बचाने के लिए छटपटाने लगता है। विंग को ऐसे छटपटाते देख वांग जी भी छटपटा रहा था, मगर काफ़ी ब्लड निकलने की वजह से अब वो भी बेहोश होने लगता है, मगर वो कुछ भी नहीं कर पाता। तभी वहाँ उस गिलास पर एक गोली चलती है और वो गिलास टूट जाता है। इधर भी बेहोश हो चुका था और वांग जी भी बेहोश हो चुका था, मगर बेहोश होने से पहले उसे कुछ लोगों की परछाई दिखती है जो सीधा विंग की तरफ भाग रहे थे। अब हम 2 दिन बाद का सीन देखते हैं, जहाँ वांग जी को हॉस्पिटल में होश आता है और वो जोर से विंग चिल्लाता है। तभी वांग जी उठकर बैठ जाता है और उसके सामने उसकी मॉम, उसके गगा और शुयान बैठे थे, जो वांग जी के चीखने की वजह से जल्दी से उसके पास आते हैं और वांग जी से पूछते हैं कि वो ठीक तो है ना। इधर मैडम लेन वांग जी को हक करती है और रोते हुए वांग जी से कहती है, वांग जी बेटा कैसे हो, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी, आखिर ये सब कैसे हुआ। तभी वांग जी कहता है, शुयान, विंग विंग ठीक तो है ना, और मैं यहाँ कैसे आया। जो सुनकर शुयान कहता है, वांग जी विंग भी ठीक है। मगर इतना कहते ही वो चुप हो जाता है। वांग जी कहता है, मगर क्या शुयान। शुयान कहता है, मगर वो अभी भी बेहोश है, उसे होश नहीं आया है। वांग जी कहता है, शुयान, मुझे विंग को देखना है, मुझे विंग के पास ले चलो। शुयान कहता है, सॉरी वांग जी, पर विंग यहाँ नहीं है। वांग जी कहता है, क्या, फिर वो कहाँ है। शुयान कहता है, वांग जी वो लंदन चला गया। वांग जी फिर शौक होते हुए कहता है, क्या लंदन, पर क्यों और कौन ले गया उसे। शुयान कहता है, वांग जी विंग के ब्रदर्स विंग को लंदन ले गए। वांग जी कहता है, क्या, विंग के ब्रदर्स। शुयान कहता है, हाँ वांग जी, विंग के ब्रदर्स। दरअसल विंग जियान फैमिली का बेटा है और उसके 7 ब्रदर्स हैं। इनफैक्ट जब तुम दोनों बेंजुलियो के पास थे तभी मुझे भी पता चला कि विंग कोई पुअर पर्सन नहीं है, बल्कि वो लंदन का सबसे रिच फैमिली जियान फैमिली का बेटा है और 7 रिच ब्रदर्स का दिल। वांग जी तो ये सुनकर पूरी तरह शौक। अब हम इधर देखते हैं लंदन में, जहाँ विंग अपने कमरे में बेहोश पड़ा था
और उसका बड़ा भाई जियांशु जो डॉक्टरों पर चिल्ला रहा था कि आप सभी वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टरों की लिस्ट में आते हैं और आप लोग 2 दिन से मेरे भाई विंग को होश में नहीं ला पाए। आखिर किस काम की है आपकी डिग्री? क्यों आप लोग पढ़ लिख कर डॉक्टर बने जब आप मेरे लिटिल ब्रदर को होश में ही नहीं ला पा रहे हैं? जहां लंदन के सभी बेस्ट डॉक्टर्स चुपचाप से जियांशु की बात सुन रहे थे, क्योंकि उन सभी डॉक्टरों को पता था उनकी एक गलती और उनका करियर हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म। इसलिए वो सभी डॉक्टर एकदम चुप थे। मगर तभी उन सभी डॉक्टर में से एक लेडी डॉक्टर सुई, जिनको प्यार से सब सीसी कहते हैं, वो आगे आती हैं और जियांशु से कहती है, सर हमें माफ़ करना, पर आपको इस तरह से अपने भाई को चाइना से यहाँ नहीं लाना चाहिए था। जियांशु कहता है, क्या आप कहना क्या चाहती है? साफ साफ कहिए। जहाँ डॉक्टर सीसी कहती है, माफ़ कीजिए सर, पर मैं जो कह रही हूँ सही कह रही हूँ। मैं मानती हूँ कि उसके साथ जो हुआ बुरा हुआ, मगर आप एक बात खुद ही सोचिए कि किसी मार्क ओमेगा को उसके अल्फ़ा से दूर करना सही था। मुझे लगता है कि अगर वो अभी भी चाइना में होते तो शायद अपने अल्फ़ा की आवाज़ से या फिर अपने अल्फ़ा के टच से ठीक हो सकते थे, मगर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं। और हम डॉक्टर कितना भी कोशिश कर ले, मगर जब तक वो अपने अल्फ़ा की आवाज़ या फिर अपने अल्फ़ा के टच को नहीं सुनेंगे, महसूस नहीं करेंगे, तो शायद वो कभी भी होश में ना आए और वो हमेशा के लिए एक लंबी नींद में चले जाए। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? जो सुनकर जियांशु को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उस डॉक्टर को वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। जैसे ही जियांशु के गार्ड सीसी को बाहर छोड़ते हैं और सीसी भी गुस्से में जैसे ही अपनी गाड़ी में बैठने वाली थी, तभी विंग का सेकंड ब्रदर भी अपनी गाड़ी लेकर पहुंचता है और गाड़ी रुकते ही वो कार से बाहर आता है और सीसी को देखकर कहता है, एक्सक्यूज मी डॉक्टर, क्या मेरा भाई ठीक है? सीसी जैसे ही ऐसा सुनती है वो जियान जिन की तरफ देखती है और गुस्से में जियान जिन से कहती है, तुम भाई अपने आप को क्या समझते हो? हाँ, अगर तुम इतने रिच हो तो इसका मतलब तुम किसी को भी कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। आखिर तुम लोग अपने आप को क्या समझते हो? और ये सब कहते कहते वो जियान जिन के करीब चली जाती है और जियान जिन पीछे पीछे जाकर अपनी गाड़ी से हिट हो जाता है। अब जियान जिन सीसी से कहता है, प्लीज़ डॉक्टर आप आराम से बता सकते हैं कि क्या हुआ? अब सीसी थोड़ा काम डाउन होती है और जियान जिन कहता है, चलिए अंदर चलिए। जो सुनकर सीसी कहती है, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। जियान जिन कहता है, ओके। फिर हम बाहर चलते हैं और फिर जियान जिन और सीसी गाड़ी में बैठकर एक कॉफ़ी शॉप पर आते हैं, जहाँ जियान जिन 2 कॉफ़ी ऑर्डर करता है और फिर सीसी से कहता है, बताइए डॉक्टर क्या बात है और आप इतने गुस्से में क्यों है? जो सुनकर सीसी कहती है, आपके भाई की वजह से। जियान जिन कहता है, ब्रदर की वजह से? पर क्यों? आखिर उन्होंने किया क्या और क्यों? जहाँ सीसी अब एक हैवी ब्रीथ छोड़ते हुए कहती है, देखिए मिस्टर जियान, मैं एक डॉक्टर हूँ और एक डॉक्टर होने के साथ साथ मैं एक ओमेगा भी हूँ और इसलिए मैं एक ओमेगा की फीलिंग को अच्छे से समझ सकती हूँ, अब चाहे वो होश में है या फिर बेहोश। जो सुनकर जियान जिन कहता है, आपका कहने का क्या मतलब है? साफ साफ करिए। सीसी कहती है, देखिए मिस्टर जियान, मैं जानती हूँ कि आप अपने ओमेगा ब्रदर विंग से बहुत प्यार करते हैं और आप सब उसकी खुशी के लिए सब कुछ कर सकते हैं, मगर आप सब अपने प्यार से एक पार्टनर, एक हमसफर, एक जीवन साथी की कमी को पूरा नहीं कर सकते और इतनी छोटी सी बात आपके भाई समझना नहीं चाहते और खामखा में मुझ पर चिल्ला गए। देखिए मैं अभी भी कह रही हूँ, या तो आप उसे उसके अल्फ़ा के पास ले जाइए या फिर उसके अल्फ़ा को यहाँ बुलाइए, क्योंकि अब एक वही है जो आपके भाई को उस बेहोशी से, उस नींद से जगा सकता है, वरना हम में से कोई भी डॉक्टर कुछ भी नहीं कर सकता। और दूसरी चीज़ वो प्रेग्नेंट भी है और इस समय आप नहीं सोच सकते कि एक मार्क ओमेगा को अपने अल्फ़ा की कितनी ज़्यादा नीड होती है। इसलिए मेरा कहना मानिए, या तो विंग को उसके पास ले जाइए या फिर उसके अल्फ़ा को यहाँ बुलाइए, वरना कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है विंग को होश में लाने का। जो सुनकर जियान जिन कहता है, पर उस पर्सन की वजह से ही आज मेरा भाई इस हालत में है, फिर हम कैसे अपने भाई को उसके पास छोड़ देते? जो सुनकर सीसी कहती है, मैं हमेशा के लिए ले जाने या फिर बुलाने को नहीं कह रही हूँ, एटलीस्ट तब तक उसके पास ले जाइए जब तक विंग होश में नहीं आ जाता, और जैसे ही विंग होश में आ जाएगा फिर आप लोग विंग से ही पूछ लेना कि वो आप भाइयों के साथ रहना चाहता है या फिर अपने अल्फ़ा के साथ। इतना कहकर सीसी कहती है, ओके मिस्टर जियान जिन, अब मैं चलती हूँ और हाँ मेरी बातों पर गौर जरूर करना। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है और जियान जिन सोच में पड़ जाता है
अब हम इधर न्यू हुसैन और वेनलिंगजाओ को देखते हैं, जो दोनों के दोनों जियानविन और जियान चैन के अपार्टमेंट में बैठे थे और दोनों के दोनों उन दोनों से पूछ रहे थे कि क्या सच में विंग तुम्हारा ओमेगा ब्रदर है। वो दोनों हाँ में सिर हिलाते हैं और वो दोनों वेनलिंगजाओ और न्यू हुसैन से कहते हैं कि तुमने हमें विंग के बारे में क्यों नहीं बताया। और हुसैन, तुम तो विंग को पहले से ही जानते थे ना, फिर तुमने क्यों नहीं बताया। जहाँ हुसैन कहता है, चैन, मुझे सच में नहीं पता था कि तुम विंग के भाई हो। इनफैक्ट मुझे तो 2 दिन पहले ही जाओ से पता चला कि विंग अनाथ नहीं है, उसकी फैमिली है। जहाँ जियान विन कहता है, जाओ, तुम्हें हमारे बारे में पता था, फिर भी तुमने हमें नहीं बताया। जहाँ जाओ कहती है, विन, मुझे केवल इतना पता था कि उसके भाई है, मगर कभी भी विंग ने तुम्हारा या फिर किसी और भाई का नाम नहीं बताया, इसलिए मुझे भी नहीं पता था कि विंग तुम्हारा भाई है। उन चारों का आपस में ऐसे ही सवाल जवाब चलते रहते हैं। अब हम इधर देखते हैं वांग जी को, जो अभी भी हॉस्पिटल बेड पर था, क्योंकि वांग जी चल नहीं पा रहा था। उसके दोनों पैरों पर फ्रैक्चर था, यहाँ तक कि उसकी हाथ की नसें भी बुरी तरह जख्मी थे। इसलिए डॉक्टर ने 1 महीने तक हॉस्पिटल में रहने को ही कहा था। मगर वांग जी, जो बार बार शुयान से कह रहा था कि मुझे अपने विंग के पास जाना है, मुझे उससे और अपने होने वाले बच्चे को देखना है, प्लीज़ शुयान मुझे विंग के पास ले चलो। शुयान कहता है, ठीक है वांग जी, मैं ले चलूँगा, मगर पहले तुम ठीक तो हो जाओ। वांग जी कहता है, मैं ठीक हूँ शुयान, बस मैं एक बार अपने विंग को देखना चाहता हूँ। शुयान को वांग जी को संभालने में काफ़ी परेशानी हो रही थी, इसलिए वो लैन मेंशन आता है और मैडम लैन से कहता है, आंटी, मैं जानता हूँ कि आप वांग जी से बहुत प्यार करते हैं, मगर आप उसके माफिया वाले काम से खुश नहीं है। मगर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, वांग जी वो काम छोड़ देगा। वो एक अच्छा बेटा है, आप उसे एक मौका दीजिए प्लीज़। इतने दिनों में केवल एक बार आप वांग जी से मिलने हॉस्पिटल आए, बाकी आपने हमेशा अपने बिजनेस को, अपने वर्क को प्रायोरिटी दी है, जिस वजह से वो बचपन से अपने आप को अकेला समझता था। और आपको पता है, वांग जी बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट था, मगर वहाँ भी वो प्यार के चलते धोखा खा गया। मैडम लैन कहती है, क्या मतलब। जहाँ शुयान मैडम लैन को बताता है कि बचपन में वांग जी को म्या से प्यार हो गया था और वो प्यार वांग जी के जवानी तक था, मगर उस लड़के ने वांग जी को धोखा दिया। वांग जी बहुत बुरी तरीके से टूट गया। उसे उस समय अपने माँ और भाई की ज़रूरत थी, मगर उस समय भी आपके पास टाइम नहीं था। आपको तो पता भी नहीं था कि कब वांग जी एक मासूम और इनोसेंट पर्सन से एक माफिया बन गया। और बदले में आपने क्या किया, उसे प्यार में समझाने के बजाय आपने उससे रिश्ता तोड़ दिया, उसे अकेला छोड़ दिया। मगर वो फिर भी खुश था, क्योंकि वो विंग को प्यार करने लगा था। और फिर अचानक विंग भी चला गया। तब से वो अपनी रियल आइडेंटिटी, मेरा मतलब माफिया की ज़िंदगी जी रहा है। पिछले 6 महीने में उसने अपने आप को पूरा चेंज कर दिया। उसने अपने अंदर के उस वांग जी को मार दिया। और अगर आप अगर और अगर आप और आप चाह अगर चा, अगर आप चाहती हैं कि आपका वांग जी, आपका बेटा आपके पास आए, तो प्लीज़ आंटी, आपको एक काम करना होगा। मैडम लाइन कहती है, कौन सा काम। शुयान कहता है, आंटी, आप तो जानते हैं ना, वांग जी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा है और वो बार बार विंग से मिलने की जिद कर रहा है। और डॉक्टर ने बताया कि अगर वो इसी तरह हाइपर होता रहा तो उसकी जान भी जा सकती है। मैडम लैन कहती है, क्या। शुयान कहता है, हाँ आंटी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लंदन जाकर विंग के भाई से बात करें कि वो एक बार विंग और वांग जी को मिला दे। मैं खुद चला जाता, मगर फिर वांग जी को कौन संभालेगा, और साथ ही जिया को भी। इसलिए प्लीज़ आंटी, मेरा ये छोटा सा काम कर दे, अपने बेटे के लिए उसकी ज़िंदगी से मिला दे केवल एक बार। मैडम लेन कोई भी जवाब नहीं देती। अब शुयान भी वहाँ से वांग जी के पास आ जाता है, जहाँ पिछले 1 हफ्ते से वांग जी को शांत रखने के लिए डॉक्टर उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा रहे थे। अब 1 हफ्ता बीत चुका था। इधर लंदन में विंग भी अभी तक बेहोश में नहीं आया था। सभी डॉक्टर बहुत परेशान थे, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ये देखकर विंग के तीनों ब्रदर आपस में बैठकर सोच रहे थे कि क्या करें। विंग को तो अभी तक होश ही नहीं आ रहा है, पता नहीं हमारा विंग कब होश में आएगा। जो सुनकर जियानजिन कहता है, भाई, मुझे लगता है हमें एक बार उस लेडी डॉक्टर सीसी की बात माननी होगी और विंग को वापस उस अल्फा के पास ले जाना होगा, या फिर उसे यहाँ बुलाना होगा। जो सुनकर जियांशु अपने छोटे भाई जियानजिन पर गुस्सा करते हुए कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं है, आज उसी की वजह से हमारा भाई इस हालत में है। जहाँ ये सब सुनकर जियानजिन कहता है, मैं जानता हूँ भाई, मगर हम में से कोई भी विंग को इस तरह नहीं देख पा रहा है।
और उसके सभी भाई कहते हैं हाँ भाई, हम भी विंग को इस हालत में नहीं देख पा रहे हैं। जियान जिन कहता है भैया वैसे भी मैं ये नहीं कह रहा है कि हम विंग को वहीं छोड़ेंगे, मैं तो केवल इतना कह रहा हूँ कि हम उस वांग जी को यहीं बुलाते हैं। आप भी एक बार सोच लीजिए, इससे विंग भी ठीक हो सकता है और फिर जैसे ही विंग को होश आ जाएगा हम उस वांग जी को वापस भेज देंगे। ये सुनकर सभी भाई भी जियान जिन की बात मानकर कहते हैं हाँ भाई, एक कोशिश करने में क्या जा रहा है, और वैसे भी हम उस पर्सन को यहाँ बुलाएंगे ना तो विंग को वहाँ ले जाएंगे। जो सुनकर जियांशु कहता है ओके, तुम सब लोग यही चाहते हो तो ठीक है। और फिर ली से कहता है ली, तुम चैन को कॉल करके बताओ और वांग जी को यहाँ लेके आओ। ली कहता है ओके भाई। और जियांशु जियान जिन से कहता है और हाँ जिन, उस डॉक्टर को भी बुलाओ, क्योंकि अगर उसकी बात सही नहीं हुई तो उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जियान जिन कहता है ओके भाई, मैं उस डॉक्टर को भी बुला देता हूँ। अब दोनों भाई कॉल करने लगते हैं और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अब अगली मॉर्निंग चैन अपने भाई जियांशु को कॉल करके वांग जी की हालत के बारे में बता देता है कि भाई वांग जी की भी हालत ठीक नहीं है, वो तो पिछले 1 हफ्ते से बेड पर ही है और बार बार हमारे विंग को ही याद कर रहा है। तभी जियांशु के पास एक सर्वेंट आता है और वो जियांशु से कहता है सर, आपसे मिलने एक लेडी आई है। जियांशु कहता है ओके मैं आता हूँ। इतना कहकर वो अपना फ़ोन रख देता है और फिर एक नज़र विंग को देखता है और बाहर आता है, जहाँ हॉल में वो एक लेडी को देखकर उसके पास जाता है और कहता है यस कहिए और आप कौन हैं। जहाँ वो लेडी कहते हैं हेलो मिस्टर जियान, मैं मिसेस लेनी हूँ। लैन वांग जी की मॉम। जियांशु उन्हें ग्रीट करता है और बैठने को कहता है और फिर पूछता है बताइए आप यहाँ क्यों आई हैं। मैडम लैन कहती है देखिए मिस्टर जियान, मैं आपसे कोई घुमा फिराकर बात करने नहीं आई हूँ और ना ही मुझे घुमा फिराकर बात करना आता है, क्योंकि मैं भी एक बिजनेस वूमन हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट बात करना पसंद करती हूँ। दरअसल मैं अपने बेटे वांग जी के लिए आई हूँ, वो इस समय बहुत परेशान है और इस समय केवल आपका भाई है जो मेरे वांग जी को ठीक कर सकता है, इसलिए प्लीज़ आप अपने भाई को मेरे वांग जी से मिलने दें, इससे मेरे वांग जी की जान बच जाएगी। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ अपने भाई को मेरे बेटे से मिलवा दीजिए, चाहे तो आप खुद अपने भाई के साथ चल सकते हैं। जो सुनकर जियांशु कहता है मैडम लैन, आपको देखकर और आपका एटीट्यूड देखकर मैं समझ गया कि आप एक माँ बाद में और एक बिजनेस वूमेन पहले हैं, पर माफ़ करें मेरा भाई भी इस हालत में नहीं है कि वो आपके बेटे से मिलने जा सके। मैडम लैन कहती है क्या मतलब आपका। मैडम लैन कहती है क्या मतलब आपका। जियांशु कहता है आइए मेरे साथ, और वो मैडम लैन को अपने साथ विंग के रूम में ले जाता है, जहाँ विंग अभी भी बेहोश बेड पर पड़ा हुआ था और उसके चारों तरफ मशीन लगी थी। मैडम लैन ये देखकर एकदम शॉक, और वो शुरू से कहती हैं मिस्टर जियान ये सब क्या है। जियांशु कहता है देखा आपने, ये सब आपके बेटे की वजह से हुआ है। पिछले 1 हफ्ते से मेरा भाई होश में नहीं आया और हमें पता भी नहीं है कि वो होश में आएगा या फिर नहीं, और आप इतनी एटीट्यूड के साथ कह रही थी कि मैं अपने भाई को आपके बेटे से मिलने दूँ, और अब तो मैं आपका एटीट्यूड देखकर ये भी समझ गया कि आपका बेटा ऐसा क्यों हुआ, इसलिए जाइए प्लीज़। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं एक बार अपने भाई को मिलवा दूँ आपके बेटे से, मगर अब सोच रहा हूँ कि क्या ये सही होगा, मुझे मिलवाना चाहिए या फिर नहीं। ये सुनकर तो मैडम लैन अपना छोटा सा मुँह लेकर वहाँ से चली जाती है। इधर जियान जी मैडम लैन को जाते हुए देखता है, जो सीसी को लेकर आया था। वो कहता है भाई ये ओल्ड लेडी कौन थी। जियांशु कहता है ये वांग जी की मॉम थी, विंग को वांग जी से मिलवाने को कह रही थी। जिन कहता है फिर आपने क्या कहा। सू कहता है क्या कहना, वो अपने बेटे की जान भी इस तरह मांग रही थी जैसे वो हमसे बिजनेस डील करने आई हो। अब सीसी अंदर आती है और वो विंग को चेक करती है, जहाँ उसे पता चलता है कि विंग को हीट आने वाली है। वो जल्दी से सू और जिन को कहती है मिस्टर जियान, हमें जल्द से जल्द विंग को वांग जी के पास ले जाना होगा या फिर वांग जी को यहाँ लाना होगा। जिन कहता है क्या हुआ डॉक्टर सीसी। जहाँ डॉक्टर बताती है कि कुछ दिनों में विंग की हीट आने वाली है और इस समय अगर वो अपने अल्फ़ा की सेंट को इनहेल नहीं करेगा तो उसके साथ साथ बेबी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। जो सुनकर सू कहता है क्या, और सीसी से कहता है पर वांग जी यहाँ आने की हालत में नहीं है, वो तो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। जिन और सीसी कहती है क्या, फिर तो हमें ही विंग को उसके पास ले जाना होगा, प्लीज़ जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करें, अब मैं चलती हूँ। जो सुनकर जियांशु कहता है नहीं डॉक्टर, जब तक विंग ठीक नहीं हो जाता
तब तक आप यहीं रहेंगी समझी। और जिनसे कहता है कि वो उन्हें गेस्ट रूम में ठहरा दे। अब ऐसे ही 2 दिन और बीत जाते हैं। अब विंग अपने हीट में और करीब आ गया था, जहाँ सीसी ही 2 दिन से विंग का ध्यान रख रही थी, उसकी केयर कर रही थी। वो जिनसे कहती है कि वो अभी भी क्या सोच रहे हैं, हमें विंग को जल्द से जल्द उसके अल्फ़ा के करीब ले जाना होगा। जो सुनकर जिन अपने भाई से बात करता है और जियांसु उसी समय अपना प्राइवेट प्लेन तैयार करवाता है और वो सभी विंग और सीसी चाइना के उसी हॉस्पिटल में पहुंचते हैं जहां वांगजित था। अब सीसी और जियांसु वहां हॉस्पिटल के डीन से बात करके विंग को भी उसी हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। साथ ही कुछ टाइम के लिए सीसी को भी उसी हॉस्पिटल में जॉब पर रख देते हैं। अब अगली मॉर्निंग सीसी हॉस्पिटल में ही विंग के साथ थी और साथ ही विंग के सभी भाई भी वहीं हॉस्पिटल में थे, जो कल के दिन पूरा दिन इधर उधर दौड़कर काफ़ी थक गए थे। इसलिए सीसी जियानजिन से कहती है, यहाँ विंग के साथ मैं हूँ और डॉक्टर है, हॉस्पिटल स्टाफ है, तो हम विंग का ध्यान रख सकते हैं। वो लोग अपने भाई के अपार्टमेंट में जाकर या फिर किसी होटल में जाकर थोड़ा सा रिलैक्स करें, क्योंकि आप सभी बहुत थके हुए लग रहे हैं। जियानजिन सीसी से कहता है, आप भी तो थकी हुई है। सीसी कहती है, डोंट वरी, मेरी चिंता मत कीजिए। वैसे भी मुझे तो आदत है ऐसे हॉस्पिटल में दिन रात काम करने की, पर आप लोगों को नहीं है, इसलिए प्लीज़ आप लोग जाइए और थोड़ा रिलैक्स करें। वैसे भी हॉस्पिटल में इतने सारे लोग अलाउ नहीं हैं और आपको विंग से मिलना है तो एक एक करके आना होगा। इतना कहकर वो जियानजिन को समझा बुझाकर वहाँ से भेज देती है। तभी वो अपने केबिन में जाती है, जहाँ पहले से ही जिया भी बैठी थी। जब जिया सीसी को देखती है तो वो जिया को देखकर शॉक हो जाती है, क्योंकि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड थे और दोनों ने एक ही मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। जहाँ सुयान से मैरिज करने के बाद जिया चाइना ही शिफ्ट हो गई थी और सीसी का ट्रांसफ़र से ट्रांसफ़र होता रहा और वो अब लंदन पहुंच चुकी थी। जब वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो एक दूसरे को हक करके कहते हैं, जिया तू। जिया भी कहती है, आई कांट बिलीव दिस, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है सीसी कि तू यहाँ पर इस हॉस्पिटल में। सीसी कहते हैं, हाँ जिया, मैं एक पेशेंट के साथ आई हूँ, बस कुछ टाइम के लिए। तुम बताओ तुम्हारी मैरिज लाइफ कैसे चल रही है। जिया कहती है, अच्छी चल रही है। और तुम सुनाओ, क्या तुमने अभी तक मैरिज की या फिर अभी भी सिंगल हो। सीसी कहती है, अब हर किसी की किस्मत तुम्हारी जैसे थोड़ी होती है, जिसको कि डॉक्टर के डिग्री के साथ साथ लाइफ पार्टनर की डिग्री भी मिल गई हो। मैं तो अभी भी हॉस्पिटल और मरीज के बीच ही फंसी हूँ। अभी तक मुझे कोई ऐसा नहीं मिला जिसे मैं डेट कर सकूँ। जिया कहती है, अब तू टेंशन मत ले, अब तू यहाँ आ गई है ना, तो यहाँ तुझे तेरा लाइफ पार्टनर मिल ही जाएगा। वैसे तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा पेशेंट कौन है। सीसी कहती है, एक 18-19 साल का क्यूट ओमेगा बॉय, वो प्रेग्नेंट भी है, मगर कुछ दिन पहले उसके साथ कुछ एक्सीडेंट हो गया था और वो अभी तक बेहोश में नहीं आया है। और तुम्हें पता है उसकी हीट भी आने वाली है, तो इस वजह से मुझे उसे लंदन से यहाँ लाना पड़ा, क्योंकि उसके अल्फ़ा लैन वांगजी की भी तबीयत ठीक नहीं है। जिया कहती है, 1 मिनट, क्या कहा तुमने, लैन वांगजी। सीसी कहती है, हाँ। तभी जिया कहती है, कहीं तुम्हारे पेशेंट का नाम विंग तो नहीं है। सीसी कहती है, हाँ, पर तुम विंग को कैसे जानती हो। जिया कहती है, मैंने विंग को देखा तो नहीं है, हाँ, पर पिछले 15 दिनों में क्या हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ विंग को देखने के लिए बेसब्र है। सीसी कहती है, क्या। जिया कहती है, हाँ, दरअसल विंग के जाने का सदमा वांगजी को लग गया है और वो जब भी होश में आता है बस एक ही बात करता है, मुझे विंग से मिलना है, मुझे विंग के पास जाना है। मगर अभी कुछ दिन पहले उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया था, तो इस वजह से उसे डॉक्टर ने जाने की परमिशन नहीं दी। मगर इस बीच वो बहुत हाइपर हो जाता था, इसलिए उसे रिलैक्स करने के लिए उसे नींद का इंजेक्शन देते थे। सीसी कहती है, क्या। पर जिया, ये तो उसके ब्रेन के लिए घातक हो सकता है। जिया कहती है, हाँ, मैं जानती हूँ, इसलिए तो अब उसे हॉस्पिटल के कमरे में बेड से बांध कर रखा है। सीसी कहती है, क्या। जिया कहती है, हाँ सीसी, उस बेचारे ने विंग के चक्कर में अपना बुरा हाल कर दिया है, पर थैंक गॉड अब विंग यहाँ है तो वो अब ठीक हो जाएगा। सीसी कहती है, आई होप सो। जिया, वैसे विंग का भी बुरा हाल है, वो पिछले 15 दिन से बेहोश है। जिया कहती है, फिर तो हमें कुछ करना होगा। सीसी कहती है, हाँ चलो फिर पहले विंग को देखते हैं और फिर वांगजी को। अब वो दोनों कैबिन से निकलते हैं, जहाँ पहले जिया विंग को देखती है, जो बहुत ही क्यूट और मासूम लग रहा था, साथ ही उसका फेस एकदम पीला पड़ा हुआ था। जिया कहती है, सीसी, लगता है विंग को अपने अल्फ़ा की ज़रूरत है, उसके टच की ज़रूरत है।
उसे अपने अल्फ़ा की सेंट की ज़रूरत है। सीसी कहती है हाँ जिया, इसलिए तो मैं उसे यहाँ लेके आई हूँ, क्योंकि आज या कल में वो हीट में आने वाला है और उसके हीट में आने से पहले मुझे विंग को होश में लाना होगा, क्योंकि एक बार अगर विंग हीट में आ गया तो उसके होने वाले बच्चे पर भी उसका बुरा असर पड़ेगा। जिया कहती है फिर चलो, वैसे भी वांग जी का उठने का समय हो गया है और उसके हाइपर होने से पहले ही हमें उसे समझाकर यहाँ विंग के पास लाना होगा। सीसी कहती है चलो, और फिर वो वांग जी के रूम में आते हैं जहाँ अभी वांग जी के हाथ पैर खुले हुए थे। जैसे ही जिया वांग जी के रूम में पहुँचती है, वांग जी अपनी आंखें खोलकर जिया को देखता है और जिया से कहता है प्लीज़ जिया, मुझे विंग के पास जाना है, उसे देखना है, उसे फील करना है। ये सुनकर जिया कहती है ओके वांग जी, मैं तुम्हें विंग के पास ले जाती हूँ, पर तुम विंग को हर्ट मत करना और उसे परेशान भी। ओके वांग जी जैसे ही ये सुनता है वो कहता है ओके जिया, मैं विंग को परेशान नहीं करूँगा, पर प्लीज़ एक बार मुझे विंग से मिलने दो। जिया कहती है ओके वांग जी, और फिर वहाँ खड़े स्टाफ से कहती है व्हील चेयर लेके आओ, और वो स्टाफ व्हील चेयर लेकर आते हैं और वांग जी को उसमें बिठाते हैं और विंग के पास ले जाते हैं, जहाँ वांग जी पूरे 6 महीने बाद अपने विंग को देखता है तो उसके आंखों में आंसू थे और वो विंग का हाथ पकड़कर कहता है विंग तुम ठीक तो हो ना, और उसके हाथों पर उसको किस करता है और अचानक से विंग को अपने गले लगा लेता है और जिया से कहता है ये अभी तक सोया क्यों है और वो इतनी सारी मशीन क्यों लगी है। जिया कहती है कुछ नहीं वांग जी, वो बेबी के लिए लगे हैं। वांग जी कहता है क्या बेबी, और फिर विंग के ऊपर से हल्का सा ब्लैंकेट हटाकर उसका बेली देखता है और उसके आंखों से आंसू भी आ रहे थे और फेस पर स्माइल थी, और विंग की बेली को टच करता है और विंग से कहता है विंग ये हमारा बेबी है ना। हाँ विंग ये हमारा बेबी है ना। मगर अभी भी विंग कोई जवाब नहीं देता। वो जिया की तरफ देखता है। जिया वांग जी से कहती है वांग जी जगाओ उसे, देखो वो कितना सो रहा है। अब वांग जी दोबारा विंग की तरफ देखता है, जहाँ जिया वांग जी से कहता है वांग जी तुम विंग को जगाओ और उससे बात करो, ओके हम अभी आते हैं। और जिया सीसी का हाथ पकड़कर बाहर ले आती हैं। सीसी कहती है जिया ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हें पता है ना विंग बेहोश है और वांग जी भी हाइपर हो जाता है, फिर तुम कैसे उन दोनों को कमरे में अकेले छोड़ सकते हो। जिया कहती है रुको सीसी, और हम कहीं नहीं जा रहे बल्कि यहीं बाहर रहकर इन दोनों पर नज़र रखेंगे। सीसी कहती है तुम क्या कह रही हो जिया। जिया उसके मुंह बंद करने को इशारा करती है और दोनों ही खिड़की से उन्हें देखने लगते हैं। अब वांग जी विंग को जगाने के लिए पहले तो व्हील चेयर से उठता है और जाकर विंग के पास बैठता है। उसके बाद वो विंग का सर अपने हाथों पर रखता है और उसके फेस पर टेप करता है और विंग को उठाने लगता है, मगर विंग अभी भी आंखें नहीं खोल रहा था। अब वांग जी थोड़ी देर उसकी नाक भी बंद करता है पर वो नहीं उठता। अब वांग जी विंग को जगाने के लिए उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसे एक हॉट और पैशनेट किस करता है। अब जैसे ही विंग को ब्रीथ लेने में परेशानी होती है, वो एकदम से वांग जी को पुश करता है और बहुत ज़्यादा हैवी ब्रीथ लेता है। विंग ऐसे ही ब्रीथ ले रहा था जैसे पानी में डूबने वाला इंसान बाहर आकर लेता है, ठीक उसी तरह ब्रीथ ले रहा था और अब खांसते हुए वांग जी की तरफ देखता है और फिर वो ठीक से बैठकर वांग जी का फेस पकड़ता है और काम डाउन होकर कहता है वांग जी तुम ठीक तो हो ना। और वो वांग जी के सर को, उसके बॉडी को, उसके हाथों को सभी जगह चेक करता है, क्योंकि जब लास्ट टाइम विंग और वांग जी मिले थे ना तो उस समय बेंजुलियो ने वांग जी को बहुत मारा था, जिस वजह से वांग जी की जगह जगह से ब्लड निकल रहा था। तो इस समय विंग वही चेक कर रहा था और उसके आंखों में आंसू थे। वो वांग जी को हक करके कहता है वांग जी पता है मैं कितना डर गया था, मुझे लगा वो पर्सन तुम्हें मार देगा, मगर थैंक गॉड तुम ठीक हो। और वांग जी के पूरे फेस पर किस करता है। वांग जी की आंखों में भी आंसू थे और दोनों ही पहले एक दूसरे को हक करके रोते हैं। इधर जिया सीसी से कहती है सीसी अब वो दोनों ठीक है, चलो हम तब तक और पेशेंट को देखते। इतना कहकर अब वो दोनों चले जाते हैं। इधर वो दोनों रोते रोते एक दूसरे के सेंट को भी इनहेल कर रहे थे। अब काफ़ी देर एक दूसरे को हक करने के बाद वांग जी हक को ब्रेक करता है और विंग से कहता है विंग तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे, बताओ मुझे, मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। जो सुनकर विंग कहता है आई एम सॉरी वांग जी, वो मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। मैं अपनी ही फीलिंग से भाग रहा था, पर अब मुझे एहसास हो गया कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वांग जी, बहुत। और इतना कहते हुए वो दोबारा एक दूसरे के लिप्स को कैप्चर करते
किस करने लगते हैं। साथ ही वांग जी विंग की बेली को टच करते हुए कहता है, विंग ये हमारा बच्चा है ना। विंग हाँ में जवाब देता है और फिर उसे बताता है कि वांग जी, जब मुझे पता चला